इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का इतिहास, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है अंकगणित, जिसे इंग्लिश में अरिथमेटिक भी बोलेंगे। इस अरिथमेटिक में हम ये बताएंगे कि हमारा जो मैथमेटिक्स जो होता है वो बेस्ड होता है नंबर सिस्टम के ऊपर, जिसे हम लोग अंक पद्धति बोलेंगे। अंक पद्धति का मतलब इसमें जैसे नंबर्स को लिखने का जो तरीका होता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, या ये बताया जाता है कि इसमें नंबर्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि नंबर्स को जमाने में शून्य जीरो का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। तो ये नंबर सिस्टम जो है, ये अंकगणित जो है वो हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ जीरो। डिस्कवरी ऑफ जीरो मतलब शून्य की खोज। तो शून्य की खोज में हम लोग स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक से जिसे हम लोग कहते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे शून्य की खोज में वेद से। ऐसा कहा जाता है कि शून्य की जो खोज हुई उसका सारा श्रेय हमारे वेदों या उपनिषदों या पुराणों में दिया गया है, जिसमें वेदों में हमारा एक वेद है ऋग्वेद, जिसके किसी श्लोक में ओम खम ब्रह्म इस शब्द का उच्चारण किया गया है, जिसमें खम शब्द का उपयोग शून्य या फिर आकाश के लिए किया गया है। तो यहां से हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारे जो पुराने जो वेद है उसमें ऋग्वेद एक प्रमुख वेद है। उस वेद में ओम खम ब्रह्म का जिक्र किया गया है, जिसमें खम शब्द का उपयोग स्पेशली हमारे शून्य या फिर आकाश के लिए उपयोग किया गया है। और इसके बारे में, शून्य के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि मान लो अगर आप शून्य में किसी भी नंबर्स को जोड़ रहे हो तो उसका मान वही संख्या होगा जिस नंबर को आप उसमें जोड़ रहे हो। या फिर एक और पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कहा जा सकता है कि अगर हम शून्य में किसी भी अदर नंबर जैसे कि 4, 5, 6 या फिर जो भी डिजिट है शून्य को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करें तो उसमें इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 0 होगा। ये शून्य की कुछ उपयोगिता है जिसको इसमें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आगे हमारा शून्य से रिलेटेड बातें ये रहेंगी कि अब हम पढ़ेंगे कि शून्य की खोज किस प्रकार से हुई। तो कहते हैं हमारे कुछ सही हिस्ट्री को, जो जीरो की हिस्ट्री उसको थोड़ा सा और डीपली जानने के लिए, जिसमें संस्कृत में जितने हमारे कुछ संस्कृत व्याकरणाचार्य थे जिन्होंने जीरो के बारे में कुछ जिक्र किया गया था, वो है सबसे पहले पाणिनि ने 500 और पिंगल ने 200 ईस्वी पूर्व में 200 ईस्वी पूर्व में जीरो के बारे में कुछ बातें कही गई थी अपने अपने उपनिषद या जो उन्होंने धर्म ग्रंथ जो भी लिखे थे उसमें उन्होंने पाणिनि 500 ईस्वी पूर्व और पिंगल नामक संस्कृत व्याकरणाचार्य थे जिन्होंने उस समय जिक्र किया था जीरो का। इसके बाद हम ये चीज और देखते हैं कि जैसे एक सिंबल है जीरो, ये सिंबल है, चलो ठीक है हमें पता है नाम मात्र के लिए कि शून्य जीरो है या जीरो इस टाइप से है, लेकिन हमें एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि जीरो को इस सिंबल से डिनोट करेंगे। तो इसको डिनोट करने के लिए हमारी कुछ पुराने प्राचीन काल की कुछ पांडुलिपि थी, जिसमें से प्रमुख है बकशाली पांडुलिपि। तो बकशाली पांडुलिपि में जिक्र किया जाता है शून्य का। तो यहाँ से हमारा जो शून्य की खोज पूर्ण रूप से संपन्न हुई, जिसमें ये बताया गया था कि इसे ही हम जीरो के नाम से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारी बकशाली पांडुलिपि में बताया गया था। इसके बाद गणित में जीरो से रिलेटेड कुछ बातें कही गई है, जो कि प्रोफेसर जे.बी. हॉलैंड ने कही है। तो जे.बी. हॉलैंड के अनुसार उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज में आज तक की जितनी भी खोज हुई है, बुद्धि और विकास से रिलेटेड जितनी भी खोज हुई है, उनमें शून्य का जो उपयोग है वो बाकी सभी खोज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अंक पद्धति। इस अंक पद्धति को हम नंबर सिस्टम से भी इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि आज से लगभग 770 ईस्वी पूर्व हमारे उज्जैन नामक एक शहर में, उज्जैन में एक
प्रचंड गणित विद्वान थे जिनका नाम था महर्षि कंक। कंक को बगदाद के दरबार में अब्बा सईद खलीफा अल मंसूर ने आमंत्रित किया। उन्हें आमंत्रित क्यों किया गया? उन्हें आमंत्रित इसलिए किया गया ताकि वो अरब के लोगों को यहाँ की गणित पद्धति से रूबरू करवा सके या उन्हें अपना ज्ञान साझा कर सके। तो इस प्रकार से हमारी जो गणित की जो पद्धति है वो उज्जैन से निकल करके कहां पहुंच गई? अरब में। जो कि अरब वासियों को गणित का ज्ञान हिंदुस्तान से या भारत से प्राप्त हुआ था, इसलिए अरबी लोग इन्हें हिंद गणित या हिंदू गणित के नाम से या हिंदू पद्धति के नाम से जानते हैं। मतलब अरब के लोगों ने जितने भी गणित सीखी है उनका श्रेय भारत को जाता है, हिंदुस्तान को जाता है, इसलिए उन्होंने इसे हिंदू पद्धति नाम दिया। अब इसके बाद अरब के लोगों ने या अरब के गणितज्ञ ने अपना जो ज्ञान है उसे बांटा यूरोप के साथ। तो यूरोपियन जो ज्ञान प्राप्त किए गणित से रिलेटेड वो अरब के कारण से ज्ञान प्राप्त किए, इसलिए यूरोपियन लोग इस गणित को अरबी पद्धति कहते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके जो भारत का जो ज्ञान है वो उज्जैन से अरब की ओर और अरब से यूरोप तथा यूरोप से सारे संसार में फैल गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थायी मान, जिसे हम प्लेस वैल्यू के नाम से भी इंग्लिश में डिनोट करेंगे। इसमें 0 के साथ साथ 10 अंकों की ऐसी व्यवस्था की जाती थी जिसमें दोनों संख्याओं का एक निरपेक्ष और स्थायी मान बताया जाता था। तो इस प्रकार की पद्धति को हम स्थायी मान कहते हैं, जिसमें कि 2 अंकों की संख्या होती थी और उन दो अंकों की संख्याओं में हर एक संख्या को एक निश्चित नंबर दिया जाता था और ये बताया जाता था कि उसका मान जो है वो वहां पे स्थायी है। इसे हम लोग बोलते हैं स्थायी मान। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारतीय अंकों का इतिहास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे। इसमें मुख्य रूप से 4 ऐसी पद्धति या फिर प्रणाली बताई गई है जिसमें भारतीय अंकों को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। जिनमें फर्स्ट प्रणाली है वो है खरोष्ठी प्रणाली। जो कि चौथी शताब्दी में डेवलप हुई थी। इसके बाद है ग्वालियर प्रणाली। इसके बाद है देवनागरी प्रणाली और प्रणाली है वो आएगा ब्राह्मी प्रणाली। इसे चौथी शताब्दी में बनाया गया था, इसे तीसरी शताब्दी में बताया गया था और इसे 9वीं शताब्दी में बताया गया था और इसे 11वीं शताब्दी में बताया गया था। आधुनिक प्रणाली। इस आधुनिक प्रणाली में यह बताया गया है कि जो चौथी शताब्दी से लेकर के दूसरी शताब्दी तक जितनी भी खोजें हुई है गणित से रिलेटेड वो आधुनिक प्रणाली के अंतर्गत आती है, जिसमें कि 10 की घात 1 से लेकर के 10 की घात 53 तक के अंकों को कुछ नाम दिया गया था, जिन्हें प्रॉपर 10 की घात 1, 10 की घात 2 ना बोल करके प्रॉपर कुछ नाम दिया गया था। तो नामों के उच्चारण इसमें दिए गए हैं। इसका कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो इसका रामायण काल में भी इसका जिक्र किया गया है और साथ ही कुछ नाम दिए गए हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे पहला है हमारा न्यूटन। इसमें 10 की घात जो 11 है उसे हम न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है उत्संग में हम 10 की घात 21 को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 10 की घात 21 लिखा हुआ है उसे हम 10 की घात 21 ना बोल करके उत्संग बोलेंगे। इसके बाद है तीसरा हमारा
हेतुहिलम, जिसे 10 की घात 31 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है नित्य वादम, जिसे हम 10 की घात 41 से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद एक लास्ट जो नाम है वो है हमारा कल लक्षणा, जिसे हम 10 की घात 53 से रिप्रेजेंट करेंगे।